हेलो बच्चों, नमस्कार। एसएमसी विद्यावर्ष में मैं ब्रजेश सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन क्लास। आज की क्लास में बेटा हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के गणित विषय की। जैसा कि आप सभी को पता है, एमपी बोर्ड के द्वारा प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, जिन्हें हम साधारण भाषा में बोलते हैं सैंपल पेपर। तो आज बेटा हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे और हम ये देखेंगे कि प्रिपरेशन को किस स्तर तक लेकर जा पहुंचे हैं हम। अब हमें किन टॉपिक्स को ज्यादा और पढ़ना है जिससे हम मैथ में 95 या आउट ऑफ आउट स्कोर कर पाए। आज की क्लास पूरी तरह से बेटा एक प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। आपको भी पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। मैंने जैसे यहाँ ये डिस्प्ले पर आपको पेपर दिखा दिया, तो जब तक मैं सॉल्व कराऊंगा उससे पहले आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे खुद से। जब आपके गलत होंगे और मैं जो कराऊंगा उन्हें आप मिलाएंगे कि सर मेरे इतने क्वेश्चन गलत हुए, मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, जिससे आपको ये पता चल पाए कि मैथ में और कितनी ज्यादा तैयारी की आवश्यकता है। साथ ही साथ ये क्लास ना बेटा बाइलिंगुअल होने वाली है, क्योंकि सैंपल पेपर ही बाइलिंगुअल है ना। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों के लिए समान क्लास चलने वाली है। तो किसी को ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर ये हिंदी मीडियम की क्लास है, सर ये इंग्लिश मीडियम की क्लास है। दोनों लोग ही क्लास देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, और एक बात फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि क्लास ठीक है, सर ने जो समझाया है वो बहुत सही समझाया है, समझ अच्छी तरह आ रहा है, कुछ कारण बस अभी वीडियो आपको कंटिन्यू नहीं मिल पा रहे थे, पर आगे से ऐसा नहीं होगा, आपको वीडियो भी कंटिन्यू मिलेंगे, है ना। तो अगर क्लास बहुत अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको समय समय पर अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास में क्या बेटा, सबसे पहले कहा गया है कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन और निर्देशों को पढ़ेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अधिकांशतः बच्चे एग्जाम में ये नहीं करते हैं, पर हमें नहीं करना, हमें पहले इसे पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 के प्रत्येक उप प्रश्न पर एक एक अंक निर्धारित है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सभी प्रश्न कैसे हैं बेटा, 1 मार्कर है। उसके बाद 6 से 17 तक बेटा 2 मार्कर है, फिर 18 से 20 3 मार्कर और 21 से 23 4 मार्कर है। तो चलिए बेटा शुरू करेंगे हम कहां से। सर हम आज शुरू करेंगे 1 मार्कर से, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है 12 16 20 का एचसीएफ क्या होगा। तो हम यहां बेटा देखेंगे 12 16 और क्या बेटा 20। तो 2 6 2 8 और 2 10, ठीक है ना। 2 5, फिर 2 से 1, यहाँ 2 से 3, 1 2 2 1। मतलब हमें फैक्टर लिखने होंगे बेटा। 12 के क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12। ऐसे ही 16 के फैक्टर क्या होंगे बेटा, 16 के होंगे सर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 20 के फैक्टर क्या होंगे बेटा, 2 दूनी 4 पंचे 20। अब हमें ढूंढने हैं बेटा कॉमन वैल्यूज, कि दोनों तरफ से कॉमन नंबर कौन से मिल रहे हैं। तो देखिए बेटा, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, और कहीं है क्या जी, नहीं सर। मतलब मिले बेटा आपको 2 गुणा 2 यानी कि 4 हो गया। तो आंसर क्या होगा सर, आंसर होगा डी 4, ठीक है ना। रेखिक बहुपद की घात होती है, इन्हें हम पढ़ चुके हैं बेटा, कि जब भी बात होगी रेखिक बहुपद मतलब अधिकतम घात कितनी होनी होगी बेटा, अधिकतम घात होनी होगी आपकी 1। जब हम रेखिक बहुपद पढ़ेंगे, जब हम लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जब बेटा द्विघातीय पढ़ेंगे तो 2, ठीक है ना। ये तो पढ़ ही चुके हैं, नॉर्मल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या। आगे क्वेश्चन है समीकरण निकाय a1x और प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, यही है ना।
मैं दो बराबर सॉरी सॉरी a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त। बेटा तीन कंडीशन होती है, कौन कौन सी सर? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। ये कंडीशन है बेटा, कोई हल नहीं की। और होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये है बेटा अनंतः अनेक हल की। और a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, ये कंडीशन बेटा मिलती है अद्वितीय हल की। तो फिर आंसर कौन सा है सर? आंसर ये रहा, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने बताया जब मैंने मैथ की क्लासेस आप तक अवेलेबल कराई थी उस समय भी मैंने आपको ये बताया था कि बेटा आपके जो एमसीक्यूज बनने हैं, आपके जो 1 मार्कर क्वेश्चन बनने हैं ना, वे क्वेश्चन 50% एज इट इज फॉर्मूला, जैसा फॉर्मूला है सीधे सीधे फॉर्मूला रखना है ना। ऐसे ही यहां भी पूछा गया, दो बराबर वास्तविक मूल है। अब पॉइंट समझना, बी वर्ग 4ac ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं होती। बी वर्ग माइनस 4ac 0 से छोटा है, मतलब काल्पनिक, हटाइए इसे भी। वी वर्ग माइनस 4ac 0 से बड़ा है, ये तो सर वास्तविक है। बराबर कहाँ गया? तो सर आंसर होगा वी वर्ग माइनस 4ac, वी वर्ग माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। कहीं कहीं ये इस तरह से और लिखा मिलेगा बेटा आपको, वी वर्ग माइनस 4ac बड़ा व बराबर 0। इसे भी हम कहाँ पढ़ेंगे बेटा? मूल वास्तविक व बराबर है, यही पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में क्या है देखो, अगले क्वेश्चन में दिया गया है एक एपी दी जा रही है आपको, और उस एपी का आपको ना 11वां पद निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालना होगा 11वां पद, है ना बेटा। शुरू करते हैं, पहले एपी लिखते हैं। एपी में क्या है? एपी में सर दिया जा रहा है -3 कॉमा -1/2, और क्या है? और सर 2 है डॉट 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 11वां पद पूछा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रथम पद क्या मिलेगा? प्रथम पद मिला सर मुझे a बराबर -3, मिल गया ना। सार्वंतर क्या मिलेगा? सार्व अंतर यानी कि d बराबर मिलेगा सर -1/2 -3, यही तरीका है ना। a2 से a1 ना माइनस, अब एमसीक्यू है तो उतना डिटेल तो नहीं करना होता है ना। तो माइनस और माइनस प्लस, 3 दूनी 6 में से एक गए, ये मिल गए आपको 5/2। अब कोई भी पद निकालना है, केवल दो टर्म, दो पदों की आवश्यकता होती है। किसकी? सर पहले तो आपको ए पता हो, ए पता है सर -3 है, बहुत अच्छे बेटा। डी पता हो सर, डी भी पता है सर, कितनी है बेटा? 5/2। तो फिर क्या, फिर तो मिल गया आंसर, ये समझिए आप। कैसे? 11वां पद है मतलब A11। और मैंने जब यूनिट 5 के क्वेश्चन कराए थे तब मैंने बताया था आपको कि यहाँ जो नंबर है उस नंबर से एक नंबर कम कर दो, मतलब a + 11 है तो 10d हो गया। वैल्यू लगा, a की जगह -3 प्लस 10 गुणा d की जगह 5/2, 2 पंचे 10, -3 + 5 गुणा 5, -3 + 25, वैल्यू मिली बेटा आपको 22। 11वां पद कितना मिला आपको? सर 11वां पद है 22। ऑप्शन में है सर? जी बिल्कुल है बेटा ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन में 22, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या थे? अभी एक क्वेश्चन और है, उसके बाद इंग्लिश में उन्हीं क्वेश्चन को लिखा गया है, ट्रांसलेट किया गया है, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स पे चलेंगे ना। क्वेश्चन क्या है कि बिंदु है दो बेटा। एक बिंदु है P इक्वल कितना है? -7 और 7। Q इक्वल और है बेटा कुछ, क्या है? -2 और -2। और आपसे पूछा गया है बीच की दूरी, तो इसे क्या करेंगे? x1 इक्वल -7, y1 इक्वल 7 और x2 इक्वल -2, y2 इक्वल -3 हो गए ना। बीच की दूरी लिख लेते हैं। चलिए PQ के
बीच की दूरी, तो पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 पे स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे स्क्वायर हो गया। तो पी क्यू इक्वल, चलिए वैल्यू लगाते हैं बेटा, है ना। तो x2 की जगह क्या है सर, -2, माइनस x1 की जगह क्या है -7 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या है -3 माइनस y1 की जगह 7 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, पी क्यू इक्वल प्लस यहां बचे 5 पे स्क्वायर -10 पे स्क्वायर। सॉल्व करो, पी क्यू इक्वल 25 प्लस 100, तो पी क्यू बराबर 125। फैक्टर करते हैं, पचम 25 पंचे 125, एक पेयर बन गया। पी क्यू बराबर मिले 5√5। क्या मिला बेटा 5√5। देखिए ऐसा कोई आंसर है क्या ऑप्शन में, सर 5√5 बिल्कुल ऐसा कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है सर, 5√5। क्लियर है। अब ना इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये क्वेश्चन रिपीट कर दूं मैं, HCF 12 16 20, तो कितना आया था बेटा 12 16 एंड 20 का LCF 4 आया था, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, डिग्री ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने बताया ना जब बात लीनियर पॉलिनोमियल की हो रही है मतलब नो डाउट आंसर क्या आना होता है, एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, द कंडीशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहाँ है बेटा, ये रहा आपका यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, a is not equal 0 will have two equal real roots। इक्वल रियल रूट्स इफ ऑप्शन, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो है ही नहीं। और जब रियल रूट्स की बात, ये इमेजिनरी फॉर्म में बेटा है ना, काल्पनिक है, b² माइनस 4ac इज लूजर देन 0, तो ये तो ना इमेजिनरी फॉर्म में, इसे भी हटा दिया। ये रियल है पर ये इक्वल नहीं, हमसे क्या पूछ रहे हैं, इक्वल रियल रूट्स पूछ रहे हैं, ना रियल पूछ रहे हैं ना इमेजिनरी पूछ रहे हैं। तो फिर बेटा हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, अभी पढ़ के आए, यहां आपको मिल गया था 22 ऑप्शन बी, और यहां ये निकाल के रखा है कितना 5√5 हो गया। आगे बढ़ते, पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, a बराबर नहीं 0 के लिए विविक्त कर क्या होता है। मैंने बताया बेटा, फिर से दोहरा रहा हूं कि यदि आपकी कमांड फॉर्मूलाज पर है, समझ रहे, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपकी 50% 1 मार्कर क्वेश्चन तो वैसे ही रेडी है, केवल फॉर्मूला रेडी करने से। अब ऑप्शन आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है ना। फॉर्मूला इतने कठिन भी नहीं है कि वो हो ना पाए। विविक्त कर का फॉर्मूला पूछ रहे हैं बेटा, क्या कह रहे हैं, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, a इज नॉट इक्वल 0, डिस्क्रिमिनेंट d, मतलब विविक्त कर का फॉर्मूला। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है बेटा v स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट एंड विविक्त कर। ओके, या तो हम इसे डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं या विविक्त कर बोल। एपी के प्रथम एन पदों का योग, यहां भी फॉर्मूला है, देखो मैंने बताया ना, जहां भी आप नजर घुमाएंगे आपको बस एक ही चीज मिलेगी, क्या कि सर फॉर्मूला, हर एक क्वेश्चन फॉर्मूला से बनना है। तो बेटा अभी भी समय है, अभी भी सुधर जाओ और कंप्लीट मैथ के फॉर्मूलाज खत्म कर लो, है ना, जिससे आप क्वेश्चन इजीली बना पाए।
चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एपी के प्रथम एन पदों का योग एस है। यहां लिखा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी कॉमा एस। एस इज इक्वल क्या है बेटा? एस इज इक्वल है सर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही है, यही है ना कि कुछ अलग है? अब सर मैं इसे नहीं मानता, और भी है एक तो बेटा है, देखो 2a के फैक्टर कर दो, a प्लस, एक मिनट एक मिनट, हाँ अब सही है, क्योंकि वहां अरे क्या हो रहा है, देखिए एस एन इज इक्वल एन बाई टू, अब ठीक है, ये छूट रहा था, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर मैं तो उस फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस ए एन। अरे पागलों, वो फॉर्मूला अलग से है ही नहीं। एस एन एन बाई टू, टू के फैक्टर ए प्लस ए, फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो फॉर्मूला है ना, यहां तक की जो वैल्यू है, ये कंप्लीट वैल्यू बेटा ना इसकी है, ये वैल्यू है ए एन की। इस ऐसे ना दूसरे फॉर्मूला को बना लो, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। आगे सभी वृत्त डॉट 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 होते हैं, ऑल सर्कल्स आर डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये बेटा समरूप हो सकता है, समरूप मतलब सर सिमिलर, या ये सर्वांग सम हो सकता है बेटा, सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब कॉन्ग्रुएंट। पर प्रॉब्लम ये है कि सभी व्रत कहा गया है, ये तो नहीं बताया गया कि समान त्रिज्या के सभी व्रत। तो बेटा अगर समान त्रिज्या लिखकर नहीं दी जाएगी तो फिर आपका आंसर बदल जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बेटा समरूप या सिमिलर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है। चलिए फिर एक वृत्त बनाते हैं, फिर देखते हैं उसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या मिलेगा हमें ना। तो देखिए, हो गया, हो गया। अब हमें देखना है बेटा, है ना। अब क्या कह रहे हैं, एक स्पर्श रेखा खींच ली जाए। तो चलिए एक स्पर्श रेखा भी खींच लेते हैं ना। ये मैंने एक स्पर्श रेखा खींच ली। अब ये स्पर्श रेखा जिस स्पॉट पर टच कर रही है बेटा, जिस स्पॉट पर टच कर रही है, बात हो रही है इससे क्या कहा जाएगा। देखिए इस लाइन को तो बोल देते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्श रेखा टेंजेंट, ठीक है, यही बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे बेटा? इसे बोलेंगे स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, ठीक है ना। मिल गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, किसी प्रयोग की सभी पारंपरिक प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। बेटा किसी भी प्रकार की प्रायिकता का योग, प्रायिकता का योग सदैव क्या होना है? तो देखो पीई प्लस पीई वेरियन इज इक्वल 1। मतलब पीई से मतलब है बेटा प्रायिकता होने की, और पीई वेरियन से मतलब है ना होने की। इस इन दोनों का ही सम क्या आएगा बेटा? एक आएगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे? का योग कितना होगा? एक होगा। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है। चलिए इसे भी समझते हैं, है ना। तो देखिए ये हो गया एक व्रत बेटा, है ना। अब व्रत में आगे क्या कह रहे हैं उसकी बात करते हैं। कह रहे हैं व्रत के किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, मानिए यहाँ कोई बिंदु, यहाँ से कोई स्पर्श रेखा खींची हमने,
कोई भी स्पर्श रेखा यहाँ से खींच ली हमने, है ना, ये स्पर्श करती हुई गुजर गई, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। अब यहां से मैंने यहाँ एक त्रिज्या खींची, तब ये क्या हो गया, मैंने बताया ना, अगर ऐसी आकृति बने, ऐसी आकृति बने, ऐसी आकृति, मतलब कहीं भी टी या एल बन जाए तो वहां हम एक ही चीज मानते हैं, परस्पर, क्या बेटा, आ गया याद, परस्पर लंबवत बेटा, परस्पर लंबवत, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। क्या होगा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होगी या लंब होती है। आगे बढ़ते, आगे बात हो रही बेटा, फिर से वही बात, फिर से फॉर्मूला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, क्या होता है, वक्र पृष्ठ का 2 पाई r स्क्वायर। कहाँ है, चलिए देखते हैं कहाँ है, 2 पाई r स्क्वायर है कहीं, जी बिल्कुल है सर, मिल गया। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये भी मिलेगा सर, कहाँ है, एक मिनट एक मिनट, हाँ अब ठीक है, कहाँ मिलेगा, तो हम यहाँ लिखते हैं बेटा, पहले का आंसर कहाँ मिला आपको देखना, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर मतलब ई। फिर दूसरे का आंसर कहाँ है बेटा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब सर 2 पाई r h, क्या होता है, 2 पाई r h, कहाँ है, ये है सर डी, और यहाँ था 2 पाई r स्क्वायर, हो गया ना। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, तीसरा, वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब पाई r स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। कौन सा ऑप्शन है बेटा, देखो, पाई r स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360, ऑप्शन नंबर एफ। फिर आते हैं चौथे नंबर पे, चौथे में क्या है, कॉट ए, तो कॉट ए इन कंपैरिजन किससे हो रहा है, सर कॉट ए बराबर होना चाहिए 1/10 a, हो गया। चलिए बहुत अच्छे, पांचवे पे चलते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, ये प्रॉस्पेरिटी है इसकी, 1 + कॉट स्क्वायर ए, सर्वांग समीका है ये तो, हो गया। साइन जीरो, मैंने बताया है साइड, साइन जीरो बराबर जीरो। अब समझिए कॉटे टेन ए कहाँ है, कॉटे टेन ए बेटा ऑप्शन नंबर सी है सर चौथे का। पांचवा कॉसेक स्क्वायर ए, 1 + कॉट कौन सा है सर, बी है ये। साइन जीरो, जीरो कहाँ है, ए है सर, मिल गया ना सभी, सभी के सभी ऑप्शन मिल चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में सत्य और असत्य लिखिए। अब यहां पूछा गया है कि समीकरण बताइए, द्विघात समीकरण है या नहीं, तो बेटा बिना सॉल्व किए हुए कैसे बताएंगे, अब मैथ रट के तो नहीं बताया जाएगा, है ना, तो फिर क्या करेंगे, देखते हैं, चलिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर क्वेश्चन कह रहा है x-2 होल स्क्वायर, और आगे क्या है, +1 है सर, इक्वल में 2x-3 है, इतना ही है ना। तो अब वैसे तो ना समझ आ रहा है कि सर ये तो ना द्विघात समीकरण है, पर नहीं, सॉल्व तो करना होगा। फॉर्मूला लगाइए, a-b पे होल स्क्वायर इक्वल a² + b² - 2ab। ओके, चलिए बेटा लगाते हैं, तो क्या होगा, x² माइनस प्लस b की जगह 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4x। हमेशा समझना, अगर ऐसी कोई कंडीशन मिलती है, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग, अगर फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस करके पहली दूसरी संख्या गुणा और दुगनी, ये लिख दिया मैंने, x² + 4x, 4 - 4x बराबर +1 बराबर 2x - 3, साइड चेंज कर लाएंगे, तो x² - 4x + 5 - 2x + 3 बराबर 0, x² - 6x + 8 बराबर 0। अधिकतम घात कितनी है बेटा, अधिकतम घात सर 2 है, तो 2 है मतलब द्विघात समीकरण है, पर यहाँ तो ये लिख के दे रहे हैं सर नहीं है, अरे दे रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, हम कह देंगे कि असत्य है, क्या कह देंगे बेटा, कि सर
ये तो असत्य बात है, मैं इनकी बात नहीं मानूंगा, असत्य है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा, देखो इन्हें लिख के दिया एपी, एपी तो है ही ना कंफर्म में, तो फिर क्या करेंगे हम ना, दूसरी वाली संख्या से पहली वाली घटा देंगे, बस इतना सा काम है ना। चलिए फिर क्या है, 3/2 है, 3/2 है, और कितने, कॉमा 1/2 है, बस इन्हीं दोनों से सॉल्व कर लेना। तो 1/2 में से 3/2 घटा देना बेटा, सार्वंतर मिल जाएगा आपको, घटाइए। तो क्या होगा, -1 - 3/2, क्योंकि हर समान है, घटाएंगे तो क्या आएगा सर, -2/2, काट दीजिए। डी बराबर आ गया सर -1, क्या आया सर, -1 आया, कितना आया, -1 है कहीं ऑप्शन में, देखिए सार्वंतर आपका आया -1, जबकि यहाँ सार्वंतर कितना है, -2 है। तो फिर सर बात बनी क्या, नहीं बनी। चलिए कोई नहीं, नहीं बनी, फिर देखेंगे, फिर कभी बनेगी। तो ये भी हो गया असत्य। कैसा हो गया बेटा, सर असत्य हो गया। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले में कहा गया बेटा सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, बिल्कुल गलत। इसकी जगह लिखा होना चाहिए था बेटा, क्या लिखा होना चाहिए था पता, सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समरूप होते, समरूप होते हैं, ये बात सर सही, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है बेटा, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और उनके कोण बराबर होते हैं, है ना। तो सभी समबाहु त्रिभुज तो समरूप होंगे, पर बेटा सभी समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होंगे, देखना एक बार, मैंने एक यहाँ ये बना ली और दूसरा ये बना लिया, इसकी वजह 3 2 2 कर ली, 3 3 2 कर ली, चल 3 3 2 कर ली, इसकी 5 5 3 कर ली। अब कैसे ही बराबर कर लोगे, पॉसिबल है। समानुपाती का नियम क्या है बेटा, है ना, समरूपता का नियम क्या है, ये भी तो समझना होगा। तो समरूपता का नियम क्या है बेटा, उस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। देखिए समरूपता, समरूपता की दो कंडीशन है बेटा। कंडीशन नंबर 1, संगत भुजाएं, संगत जो भुजाएं है ना, वे कैसी होनी चाहिए, समानुपाती बेटा, और संगत कोण बराबर होनी चाहिए, यही तो है। अब अगर मैंने चित्र बनाया और मैंने बोल दिया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा है 3 3 2, जबकि दूसरे की भुजा है 5 5 3, अब आप समझना, 3 3 2, 5 5 3 कैसे बराबर हो, चलिए ये दो तो बराबर हो गए, इससे कौन बराबर है, नहीं हुआ ना। तो ये कथन पूरी तरह से कैसा है बेटा, कि सभी समद्विबाहु नहीं होंगे बेटा, क्या होगा, सभी समबाहु होंगे। अगर यहाँ समबाहु लिखा होता तो सही है, नहीं तो ये कैसा है बेटा, असत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बिंदुओं का मध्य बिंदु 9 3 चेक कर लेते हैं, मध्य बिंदु तो है ना, मध्य बिंदु के लिए तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो हम ट्राई कर सकते हैं कि क्या होना है मध्य बिंदु, क्या नहीं होना। एक ये लाइन है, यहाँ ए है, यहाँ बेटा जी बी है। ए में बिंदु कौन से है, ए में सर बिंदु है 3 - 1, और बी में कौन से बिंदु है, बी में है 6 और 4। यहाँ मैंने माना मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु को मैंने डिनोट कर दिया बेटा पी से, हाँ पी से कर दिया। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, तो पी बराबर क्या निकला, 3 + 6/2, कॉमा 4 ± 1/2, सॉल्व करेंगे, 6 3 9/2, यही है ना तरीका निकालने का। दूसरी वैल्यू क्या मिली बेटा, 9 बटे, अरे
एक मिनट, 9/2 कॉमा 4 में से एक गया 3/2, मिलाना था आप। 3/2, 9/2, 3/2, 9 3 तो है पर बटे में 2 नहीं है, इसलिए यह कथन भी कैसा हो जाएगा बेटा, ये कथन भी हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, किसी घटना ई के लिए ये तो बिल्कुल सही है, मैंने अभी बताया पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, पीई की साइड चेंज कर दी, मिल गया, है ना। क्या होता है, पीई प्लस पीई वेरियन इक्वल 1, इसकी साइड चेंज कर दो, पीई वेरियन इक्वल 1 माइनस पीई, ये तो सही है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभाविक संबंध है जो निम्नलिखित है, 3 माध्यक। यहां भी ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया उन्होंने, कैसे कंफ्यूज कर दिया बेटा, तो सुनो, अभी बताता हूं आपको कि कैसे आपको कंफ्यूज किया गया। देखना क्या लिख कर दिया है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, जबकि बेटा फॉर्मूला क्या है, संबंध क्या है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये है जो एनसीईआरटी में लिख के मिलेगा ना हमें, वो ये मिलेगा। अब उसने क्या काम किया, उसने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया बेटा, केवल और केवल 2 माध्य की साइड चेंज कर दी, मतलब सर बना दिया बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर 3 माध्य, देखिए यही बनाया बस। और आप सब कंफ्यूज, आपने कहा अरे ये क्या हुआ, मतलब ये कथन कैसा है बेटा, सही है। क्लियर है, हो गया। अब बात करते हैं, नीचे कुछ क्वेश्चन है उनकी, देखिए क्या कह रहे हैं, कोण कोण समरूपता की कसौटी लिखी। कोण कोण समरूपता की कसौटी में क्या लिखना होगा हमें, कोण कोण समरूपता, तो हमें लिखना होगा दो संगत त्रिभुजों के दो कोण, त्रिभुजों के दो संगत कोण, दो संगत कोण यदि बराबर होते हैं, यदि बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। कि सर कैसे होगा बताओ। अब एक बात समझना बेटा, एक त्रिभुज है, मैं 2 त्रिभुज बनाता हूँ, पॉइंट समझ। यहाँ एक त्रिभुज ये है बेटा, इसका एक एंगल 60, ये भी 60। यहाँ एक और त्रिभुज है बेटा, बड़ा बना लो, इसका ये 60, दो तो बराबर है ना, ये भी 60। अब मुझे एक बात बताओ, सबने पढ़ा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब मैंने अगर 2 कोण 60 60 के ले लिए, तो फिर तीसरा भी 60 का होगा, क्यों, 60 36 18 180, मैंने 60 का नहीं लिया, एक 45 ले लो, दूसरा 60 ले लो, है ना। फॉर एग्जाम्पल समझो बेटा कि मैंने ये 60 ना लेकर 45 ले लिया, तो क्या करना होगा सर, 180 60 45 105, माइनस करो 5 और 7 75 डिग्री। तो यहाँ भी तो बेटा यही होगा, अगर यहाँ 45 होगा, इसका भी तो 75 डिग्री ही आएगा। मतलब अगर दो कोण बराबर है ना बेटा, तो आप बच ही नहीं सकते, तीसरा डेफिनेट बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 है। अब जब दो कोण बराबर है तो तीसरा तो 180 से घटाकर ही मिलेगा, इसलिए ठीक है। तो ये है बेटा आपकी कोण कोण समरूपता की कसौटी। अब बिंदुओं x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी, तो क्या है फॉर्मूला बेटा, मैं यही लिख देता हूं, है ना। फॉर्मूला है बेटा x2 माइनस x1 पे
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर हो गया। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखी। चलिए अब दृष्टि रेखा की परिभाषा पर पहुंचते हैं, है ना, कि दृष्टि रेखा क्या होगी बेटा। तो देखिए यहां लिख दिया मैंने दृष्टि रेखा। क्या होगा दृष्टि रेखा? तो प्रेक्षक की आंख व वस्तु के बीच खींचने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी बेटा? दृष्टि रेखा कहलाएगी। दृष्टि रेखा कहलाती है। अब सर बात नहीं समझ आई। अरे बेटा समझ ही आना है। अब मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं यहाँ खड़े होकर कैमरे की ओर देखो, तो कैमरे और मेरे बीच में कोई लाइन थोड़ी ना है, बस एक क्या है, काल्पनिक लाइन है। यही काल्पनिक लाइन मेरी आंखों और कैमरे के बीच में है। कैमरा वस्तु हो गया, आंखें प्रेक्षक की आंख हो गई। यहाँ जो एक रेखा बन रही है काल्पनिक, वही रेखा क्या कहलाएगी बेटा? दृष्टि रेखा कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? वृत्त के त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है? तो देखिए वृत्त के त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, दोनों ही यहां क्लियर कर सकते हैं आप। अगर बात चाप की लंबाई है मतलब परिधि है बेटा, परिधि है तो 2 पाई r गुणा थीटा। क्योंकि देखिए थीटा किस लिए आया, ये एक सर्कल है, समझ रहे हैं आप, ये सर्कल, और यहाँ ये त्रिज्या खंड, यहाँ एक अलग से कोण बनेगा, जबकि पूरे सर्कल का कोण कितने डिग्री का माना जाएगा? 360। अब बात यह बेटा, चाप की लंबाई की 2 पाई r तो आ गए, टोटल थीटा कितना है? 360 है बेटा। मुझे केवल इस एंगल की बात करें, इस एंगल पे कितना है? थीटा है, थीटा लिख दिया मैंने। अगर क्षेत्रफल होता ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, तो मैं क्या करता? तो बेटा पहले लगाता मैं वृत्त का क्षेत्रफल πr², फिर थीटा बटे 360। समझ आया? ये है दोनों ही फॉर्मूले। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आप बताएंगे मुझे कितनी खींची जा सकती है बेटा। देखो एक वृत्त पे स्पर्श रेखाएं खींचने का कुछ ऐसा है कि वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींचनी है वो समांतर है या असमांतर है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ एक वृत्त बनाया, फिर से हो गया, मैंने एक वृत्त बना लिया। अब मैं इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचूंगा। यदि मैं समांतर स्पर्श रेखाएं खींचता हूं बेटा, तो या तो मैं यहां से ऐसी खींचूंगा, यहां से भी एक ऐसी खींचूंगा, ये हो गई। अगर मैंने ये नहीं मानी, मैंने कहा सर नहीं, मैं तो दोबारा दूसरी खींचूंगा, तो देखो दोबारा कैसे खींचेंगे बेटा, या तो ऐसे खींचेंगे या फिर यहां से ऐसे हो गया। मतलब समांतर जो होती है ना, समांतर, उनकी संख्या कितनी होती है बेटा? उनकी संख्या सर 2 होती है। जबकि असमांतर क्या है? मैंने यहां से रेखा खींची, यहां से खींची, यहां से खींची, यहां से खींची, ऐसी गुजारता रहूंगा, तो ये कितनी होंगी? जबकि असमांतर कितनी होंगी बेटा? याद रखना, असमांतर रेखाएं जो होंगी ना बेटा, इन्फिनिटी होंगी, मतलब अनंत, अनंत होंगी। ठीक है, तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो हम यहाँ लिख देंगे बेटा, क्या लिखेंगे सर? समांतर तौर पर 2 और असमांतर तौर पर अनंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अवनमन कोण की परिभाषा बताएं। अब बात होती है बेटा अवनमन कोण की, तो क्या होगी अवनमन कोण की परिभाषा? इस पर चर्चा कर ली जाए। लिख देता हूं पहले मैं यहाँ,
अवनमन कोण, ठीक है ना। तो प्रेक्षक की आंख, प्रेक्षक की आंख जब ऊपर हो, ऊपर हो और वस्तु कहाँ हो बेटा, वस्तु नीचे हो, तो बनने वाला कोण, बनने वाला कोण कैसा रहेगा बेटा, अवनमन कोण रहेगा, अवनमन कोण होगा। पॉइंट समझना। अगर मैं नीचे खड़े होके छत की ओर देखूंगा तो जो कोण बनेगा ना बेटा वो होगा उन्नयन, ठीक है। और अगर मैं छत से नीचे देखूंगा तो बनेगा अपनमन। नीचे से ऊपर एलिवेशन उन्नयन, ऊपर से नीचे डिप्रेशन अवनमन, हो गया। चलिए, और चाहे तो आप इसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ कोई वस्तु रखी, कोई खड़ा हुआ है और यहां से देखा जा रहा है, यहां से देखा जा रहा है, तो जो कोण बनेगा वो ये रहा, या यहां भी लिख सकते हैं, यही है अवनमन कोण। क्लियर है, आगे बढ़ते चलिए। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अब 2 मार्कर क्वेश्चन शुरू होते हैं ना। अब 2 मार्कर की बात कर लेते हैं कि इनमें क्या करना है। तो देखो पहला ही क्वेश्चन क्या है, 5005 के अभाज्य गुणनखंड आप कर पाएंगे, है ना। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कठिन है। 2 मार्कर है, HCF LCF वाले क्वेश्चन है, आप इन्हें आसानी से कर पाएंगे। क्या है, 5005 फैक्टरी तो करने हैं। शुरुआत 5 से ही होगी क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 एकम 5, 0 0 1। अब 5 से तो कटेंगे नहीं, तो फिर बचा 7, 7 से ट्राई करें। 7 एकम 7, 3 बचे, यहाँ गए 30, 7 चौको 28, 2 बचे, 7 है 21। एक और तरीका है, लास्ट वाले अंक को लीजिए, डबल करिए और फिर घटाइए, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं अब 7 से। 7 एकम 7, 3 यहाँ गए, 7 चौको 28, 2 यहाँ गए, 7 या 21। अब 143 कितने से कटेंगे, तो 143 को काटिए, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 एकम 13, कट गए ना बेटा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सर 5005 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने मिलेंगे हमें, हमें मिल गए बेटा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, हो गया। जबकि दूसरे क्वेश्चन में क्या, 8 9 25 का HCF बताइए। अभी MCQ में करके आए हैं, कैसे करना होगा देखो, इसे यहीं देख लेते हैं, है ना। 8, सबसे पहले 8 के फैक्टर लिखते हैं। 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 9 बराबर 3 गुणा 3, फिर 25 बराबर 5 गुणा 5। यहाँ कहीं भी कोई संख्या कॉमन नहीं हुई है ना, तो यहाँ गुणा 1, यहाँ गुणा 1, यहाँ गुणा 1, मतलब इसका HCF क्या आ गया बेटा, क्या आएगा। तो देखिए 8,9,25 का HCF कितना मिला, 1 मिल गया ना। अब बात करें 8,9,25 का LCM। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, कोई वैल्यू कॉमन है या, जी नहीं सर, तो सीधे तीनों की गुणा कर दीजिए, कोई टेंशन ही नहीं है। 8 गुणा 9 गुणा 25, आंसर मिल जाएगा। 25 अट्ठे 8 45, 16 200 गुणा 9, 9 दूनी 18, हो गया, ठीक है ना। ये हो चुका आपका पहला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन में बेटा 7, द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करिए, या किसी बहुपद में, ये डायग्राम है ना, ये रहा चित्र,
कि किसी बहुपद में y बराबर पी एक्स पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए, बहुत सरल है, कॉपी पेन भी नहीं उठानी, करनी क्या है, बस बेटा इतना सा करना है, ये देखो टच कहाँ कहाँ है, 1 2, तो हम लिख पाएंगे कि शून्य कितने हैं, शून्य के बेटा 2, कितने हैं शून्य सर, 2 है शून्य। ठीक है, अब गुणनखंड विधि से जिसके शून्य निकालने उसे भी लिखते हैं। तो देखो कितना है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही है ना। आगे बढ़ाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस गुणा करने पे 10 वैसे 7, तो 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, एक्स कॉमन एक्स प्लस 5, यहाँ प्लस 2 कॉमन, समझ रहे हो ना बेटा, ये तो कर चुके हैं काफी बार हम। x प्लस 5 में से हमने x कॉमन लिया, x प्लस 5 2 कॉमन लिया, x प्लस 5 हो गए। आगे बढ़ाएं तो पहले लिखा x प्लस 5 को, फिर लिखा x प्लस 2 को, इक्वल में लिखा 0, मतलब x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, यही होगा ना। तो x बराबर क्या मिला, -5, x बराबर क्या मिला, -2, तो शून्य के कितने मिले बेटा, शून्य मिले सर -5, -2, हो गया। ये रहा ये क्वेश्चन, ठीक है, दोनों ही हो चुके। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है बेटा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करो सीधे, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आप सभी को। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर -3, और आपसे फैक्टर नहीं कराया गया, आपसे शून्यक नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछ रहे हैं शून्यकों का योगफल गुणनफल। तो यहाँ आप मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 0x -3, और इसे समीकरण 1 मानेंगे और तुलना कर लें, समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कर, तो a बराबर क्या मिला, 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, b बराबर क्या मिला 0, c बराबर क्या मिला -3। अब पूछ क्या रहे हैं बेटा, पूछ रहे हैं शून्यकों का योगफल, तो निकालते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी की जगह कितने, 0, ए की जगह 1, यानी कि हमें योगफल क्या मिलेगा बेटा, हमें मिला योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0, हो गया। चलिए नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। अब पूछ रहे हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है फॉर्मूला बेटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, यही है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर c की जगह कितने, -3/a, यानी आपको आपका गुणनफल कितना मिला, -3। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ, आप यहाँ लिख सकते हैं कि योगफल 0, गुणनफल -, ठीक है ना, हो गया। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल। अब इसे और करते हैं ना, 2.2 के दूसरे वाले जो क्वेश्चन है उन्हें इस मेथड से सॉल्व किया जाता है बेटा। क्या है मेथड, चलिए बात करते हैं मेथड। हमें कुछ वैल्यू दी जा रही, जैसे हमें दिया है शून्यकों का योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है बेटा, कितना दिया है सर, -1/4, क्या दिया बेटा, -1/4। दूसरा दिया है सर शून्यकों का गुणनफल,
ये कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, देखिए 1/4 हो गया। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना होगा, है ना। तो देखिए बेटा, अब कुछ नहीं करना आपको, बहुपद के लिए एक फॉर्मूला लिख। क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये रहा आपका फॉर्मूला। तो यहाँ आपको वैल्यू लगा देनी है, तो वैल्यू लगाते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/4 एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4, सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, ये बन गया आपका समीकरण। क्लियर है, चाहे तो आप एलसीएम लेके आगे बढ़ा सकते हैं, वैसे यहां तक इनफ है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो सबसे ज्यादा जरूरी बेटा संगत और असंगत के फॉर्मूला। संगत के लिए क्या है सर, संगत के लिए A1A2 बराबर B1B2 बराबर C1C2 पहली कंडीशन, और A1/A2 बराबर नहीं B1B2 बराबर नहीं C1C दूसरी कंडीशन। अगर ये दो नहीं आते हैं तो तीसरी जो भी कंडीशन होगी वो असंगत की ही है। ठीक है, चलिए फिर कोई दिक्कत ही नहीं, सवाल को लिखते हैं। सवाल क्या है बेटा, सवाल में है 3x प्लस 2y बराबर 5। दूसरी कंडीशन क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 7। समीकरण 1 और ये रहा समीकरण 2। तो लिख लेते हैं यहाँ कि समीकरण 1 की तुलना A1x B1y बराबर में है तो बराबर C1, ऐसे ही समीकरण 2 की तुलना, तो ये किससे होगी बेटा, ये होगी A2x B2y बराबर C2। हो गए दोनों इक्वेशन से करने का। तो जैसे ही तुलना करेंगे A1 बराबर क्या मिलेगा, देखिए A1 बराबर हमें मिला 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर 5 हो गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू की ओर बढ़ते, A2 बराबर क्या मिलेगा 2, B2 बराबर क्या मिलेगा -3, C2 बराबर क्या मिलेगा 7। अब आइडेंटिफाई करते हैं कि ये संगत है या असंगत है। तो क्या करना है, हमें लिखना है बेटा, हमें लिखना है A1/A2 कॉमा B1/B2 कॉमा C1/, चलिए रखिए वैल्यू 3/2, 2/-3, 5/7। एक भी वैल्यू बराबर है, एक भी बराबर है क्या, नहीं है। ऊपर देखना, जहां एक भी बराबर ना हो उसे कहाँ रखते हैं, संगत है, संगत है। हो गया, समझ आया। ये है क्वेश्चन नंबर 9, संगत मतलब कंसिस्टेंट है। क्लियर है, आगे लिख रहे हैं निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करिए। जिस मेथड से आप कर पाए उससे आपको हल करना है। चलिए शुरू करते हैं उसे भी। तो देखिए क्या है समीकरण, x प्लस वाई इज इक्वल 4t और x माइनस वाई इज इक्वल 4, यही है ना। किसी भी मेथड से सॉल्व करिए आप, तो कुछ करना ही नहीं, बाई से बाई कैंसिल आउट, 2x बराबर 18, 2 × 2 2 × 18, x बराबर 9। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ है समीकरण 1,
x प्लस वाई बराबर 14। तो x की जगह तो 9 आ गया, प्लस y बराबर 14। तो y बराबर 14 माइनस 9, y बराबर 5। मिल गए दोनों आंसर। क्या क्या मिला? x बराबर सर 9 मिला और y बराबर सर 5। ठीक है ना? ये भी हो चुका है। अब आगे बढ़े, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या है, गुणनखंड विधि के मूल, गुणनखंड द्वारा मूल ज्ञात। क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 और बराबर में है 0। दो तिया 6। ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है बेटा जहां गुणा करने पर कितना मिल जाए, 6, और वैसे 5 तो है ही है। चलिए, 2x² माइनस, अब यहाँ एक कंफ्यूजन भी रहती है कि आप 3+2 लिखें या 6-1 लिखें। तो 3+2 ही लिखा जाएगा। अगर ये माइनस यहाँ ना यहाँ होता तब कुछ और सोच। तो क्या लिखा जाएगा, 3+2 x+3 बराबर 0। 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x कॉमन लेते, नहीं जी, 2x कॉमन आएंगे क्या? नहीं आएंगे सर। तो फिर कुछ और कॉमन लिया जाए। चलिए देखते हैं क्या कॉमन। पहले इसे लिख दे, 2x², यहाँ भी 2x² माइनस 3x। दोनों में 2 और 3 है तो दो तो कॉमन लिए नहीं जा सकते। क्या लेंगे बेटा? x ले, 2x बचा, -3 बचा, यहां से -1 कॉमन ले, 2x-3 हुआ। फिर आगे बढ़े तो 2x-3 और x-1 इज इक्वल 0। 2x-3 इक्वल 0, x-1 इक्वल 0। 2x बराबर 3, x बराबर 3/, हो गया। दूसरी तरफ x बराबर 1, यही तो मिले। देखिए, गुणनखंड विधि तो पढ़ रखी है आप लोगों ने, ठीक है ना? तो क्या मिल गई वैल्यू? हमें मूल मिल गए बेटा 3/2 और 1। हो चुका, मूल मिल गए। आगे कह रहे हैं कि k का मान ज्ञात करो। अच्छा, इस क्वेश्चन को तो समझ ही लिया, आप कर भी पाएंगे ना? तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा कि द्विघात समीकरण में एक इक्वेशन दी गई, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इसे मानो समीकरण 1। और यहां लिख लेंगे हम समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से से करने पर, ठीक है ना? हो गई तुलना, समझ रहे हो? तो अब बचा क्या? सर मुझे मिला ax² बराबर 2x, bx बराबर kx और c बराबर 3। ये मिल चुकी सर मुझे वैल्यू। आगे क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रहे हैं कि मूल बराबर है। अब बराबर मूल के लिए, मूल बराबर है। अब अगर मूल बराबर है तब फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac इज इक्वल 0। b की जगह k पे स्क्वायर, -4, a की जगह 2, c की जगह 3 बराबर 0। तो k² माइनस चाहती है 12 दूनी 24। हो चुके ना? 24 की साइड चेंज कर दो तो k² बराबर 24 वर्गमूल से। तो k बराबर √24, 24 के फैक्टर करेंगे। k बराबर 2, 2, 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 एक पेयर बन गया। k बराबर मिल गए 2√6 आंसर। ये रहा आपके k का आंसर। क्लियर है?
तो फिर बेटा आज के लिए इतने क्वेश्चन सफिशियंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, आप लोग अपने फीडबैक जरूर दें कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए, आपकी तैयारी कैसी रही, है ना। आपने अभी तक मैथ में अपनी तैयारी को कहाँ तक पहुंचाया है, किन चीजों को और अच्छे से समझना है। और फिर एक बहुत जरूरी सूचना, एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूं मैं, वो ये है बेटा कि आगे से आप जिस किसी भी टॉपिक पर चाहेंगे उसी टॉपिक पर आपको वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा, बशर्ते आपको वह टॉपिक कमेंट बॉक्स में बताना होगा। उस टॉपिक से जुड़े हुए पीवाईक्यू क्वेश्चन, उसकी बेसिक, उसके फॉर्मूला, सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाती रहे। ठीक है ना। तो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। लगे रहिए निरंतर अपनी पढ़ाई।